नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तरजीविता तथा वृद्धि एवं विकास। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरजीविता का अर्थ समझते हैं। उत्तरजीविता को इंग्लिश में सर्वाइवल कहते हैं। उत्तरजीविता का अर्थ है जीवित बने रहना तथा मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहना। तो उत्तरजीविता से हमारा अभिप्राय है कि जीवित बने रहना और मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहना उत्तरजीविता है। और जीवित बने रहना और मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहने के लिए भी तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ना। उनके लिए ज़रूरी है कि उचित देखभाल, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से उनकी सुरक्षा की जाए। तो सबसे पहला है कि मतलब जीवित बने रहना और मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहना। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उनकी उचित देखभाल की जाती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से उनकी सुरक्षा की जाती है, तभी वे जीवित बने रह सकते हैं और अपनी मूलभूत यानी कि अपने जीवन संबंधी जो कार्य है उन्हें कर सकते हैं। अब एक और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो मैंने दूसरी बुक से लिखी है। इस प्रकार है वो। उत्तरजीविता या जीवित रहने की क्रिया है। उत्तरजीविता क्या है? एक जीवित रहने की क्रिया है, किसी चीज की मौजूदा जारी रहने की प्रवृत्ति है। यानी कि इसमें इन्होंने बोला है कि जो उत्तरजीविता है वो जीवित रहने की क्रिया है, किसी चीज की मौजूदा जारी रहने की प्रवृत्ति है, खासकर जब यह उन परिस्थितियों के बावजूद किया जाता है जो इसे मार या नष्ट कर सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो जन्म से ही मतलब कुपोषित होते हैं या फिर वो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो उनको उनके मतलब वो कैसे वो सरवाइव करते हैं, कैसे वो उस चीज़ से निकलते हैं, जबकि उन्हें पता है कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो फिर भी उस कंडीशन में वो कैसे जीवित रह रहे हैं। उनकी जो जीवित रहने की जो क्रिया है, और खासकर उन परिस्थितियों में जिसमें उन्हें पता है कि वो मतलब मर सकते हैं या फिर या कोई जीव है तो वो नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो उत्तरजीविता से हमारा अभिप्राय है कि जीवित रहने की क्रिया किसी चीज की मौजूदा जारी रहने की प्रवृत्ति है। ठीक है, खासकर जब यह उन परिस्थितियों के बावजूद किया जाता है जो इसे मार या नष्ट कर सकती है। ठीक है, और एक हम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं यूनिसेफ की, जो 2007 में रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। तो वर्ष 2007 में जारी की गई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के 92 लाख जीवित बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो मर जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उनके पोषण, उनको उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, उनकी उचित मात्रा उनकी उचित देखभाल नहीं हो पाती है। और सबसे ज़रूरी बात, यदि वे किसी रोग से ग्रस्त है तो उनको एक सही उस रोग को मारने के लिए या उस रोग से बचने के लिए उनको सही उपचार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण विश्व भर के 92 लाख बच्चे 92 लैक्स जो जीवित बच्चे जो है वो अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्तरजीविता क्या है और उसका अर्थ क्या है। ये मैंने बुक के अनुसार बताया है। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट।
पहले हम बात करते हैं वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि से या वृद्धि का अर्थ है शरीर के अंगों के आकार वह रूप में बढ़ोतरी है। यानी कि वृद्धि से हमारा अभिप्राय है शरीर के अंगों के आकार और रूप में बढ़ोतरी से है। मनुष्य के संदर्भ में वृद्धि गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद से शुरू होकर व्यक्ति के पूर्ण रूप से परिपक्व या वयस्क होने तक चलती है। इसमें शरीर के जो आकार में वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा और मापा जा सकता है। तो वृद्धि जो कि आप सभी हम देखते हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य तो होता ही है, मतलब वृद्धि को प्राप्त करता है, वृद्धि उसके होती है तभी तो उसकी हाइट जो है वो पहले बचपन में कुछ और होती है, फिर जैसे जैसे वो बाल्यावस्था किशोरावस्था में पहुंचता जाता है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि शरीर के अंगों के आकार व रूप में बढ़ोतरी से है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसमें समझते हैं हम, आपको इस पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि ये बाल्यावस्था में जो बच्चा है 0 से 2 वर्ष तक का, तो इसमें और इसमें आपको कुछ फ़र्क दिख रहा होगा, फिर इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। और इनकी वृद्धि देखिए, ये इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, फिर ये इससे, फिर ये इससे, यानी कि ये क्या है, ये इनकी वृद्धि है। आप वृद्धि को आसानी से देख सकते हो ना, मतलब आप दिख रहा है कि पहले ये बचपन में शैशवावस्था में कितना छोटा था, मतलब इसकी कितनी वृद्धि हुई थी। फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तब इसकी हाइट बढ़ती है, इसके हाथ पैर जो है अंगों का विकास होता है, अंगों में वृद्धि होती है। फिर और जब बड़ा होता है, ये जब बाल्यकाल में पहुंचता है तो और वृद्धि होती है। फिर उसी प्रकार के जब किशोरावस्था में पहुंचता है, जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तो धीरे धीरे आप इनका विकास और इनकी वृद्धि को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। समझ में आया कि जो शरीर के अंगों के आकार व रूप में बढ़ोतरी से है। और अगर हम मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद से ही शुरू हो जाती है क्या, वृद्धि। ठीक है, और ये वृद्धि जो है वो व्यक्ति के पूर्ण परिपक्व या वयस्क होने तक चलती रहती है। जब तक व्यक्ति पूरी तरीके से परिपक्व या वयस्क ना हो जाए तब तक वृद्धि जो है वो चलती रहती है। और वृद्धि जो है आपने देखा होगा, मैंने आपको भी बताया कि वृद्धि को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और माप सकते हैं। आप सभी इस बात से परिचित भी होंगे कि जब हम अपनी हाइट को नापते हैं तो एक मेजरमेंट जो होता है हम उसको देते हैं कि इतने सेंटीमीटर है, इतने मीटर हमारी हाइट है, तो उसको क्या आप प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो और देख भी सकते हो कि मेरी इतनी हाइट है। तो ये क्या है, ये वृद्धि है। अब हम बात करते हैं विकास की। विकास जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण बालक धीरे धीरे विभिन्न कार्यों और कौशलों के लिए योग्यता अर्जित करता है। तो जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो बालक है वो धीरे धीरे विभिन्न कार्यों और कौशलों को करने के लिए योग्यताएं अर्जित करता है। विकास के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है, यानी कि उनके हाथ पैर आपने देखा होगा जब वो बहुत छोटे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करते हैं तो वो चलना सीखते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी उनकी हाइट भी बढ़ती है। लेकिन हाइट बढ़ने के साथ साथ ही आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को पकड़ना भी शुरू करते हैं। मतलब अगर आप उनके हाथ में अपनी फिंगर दोगे तो वो पकड़ेंगे, यदि आप उन्हें कुछ खिलाते हो तो उन्हें पता चलेगा तो वो मुंह खोलेंगे, या फिर वो धीरे धीरे चलना सीखेंगे। तो ये क्या है, ये विकास है। और वो बोलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो बोलना सीखेंगे, तो ये भी क्या है, विकास।
और जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण बालक जो है वो धीरे धीरे विभिन्न कार्यों और कौशलों को करने के लिए योग्यताएं अर्जित करता है। ठीक है। विकास के फलस्वरूप हुए जो परिवर्तन होते हैं उनको देखा नहीं जा सकता और ना ही मापा जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। वृद्धि शारीरिक लंबाई, ऊंचाई, भार और विभिन्न अंगों जैसे कि मस्तिष्क के आकार, संरचना में बढ़ोतरी से संबंधित है। तो जो वृद्धि है वो शारीरिक ऊंचाई, भार और विभिन्न अंगों में बढ़ोतरी से है, जैसे मस्तिष्क के आकार और संरचना में बढ़ोतरी। ठीक है। वहीं जो विकास है इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और संवेदनात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो मनुष्य होता है उसके शारीरिक परिवर्तन तो होते हैं उसमें, उसके साथ साथ उसको सामाजिक, मानसिक और संवेदनात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। उसके बाद वृद्धि एक निश्चित अवधि तक चलती है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि होती है वो पूर्ण परिपक्व या वयस्क होने तक चलती है, जबकि जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद वृद्धि को देखा, मापा और तौला जा सकता है, जबकि जैसे कि शारीरिक लंबाई और भार में वृद्धि, हम इसको आपने देखा होगा, हम अपने शरीर की लंबाई भी नाप सकते हैं और अपने भार को भी। तो ये क्या है? ये वृद्धि है। अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास का जो अवलोकन है वो व्यक्ति के परिपक्व व्यवहार द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है। आवृत्ति व्यक्तित्व के आयाम अर्थात मुख्यतः शारीरिक रचना से संबंधित है। यानी कि जो वृद्धि है वो व्यक्तित्व के एक आयाम अर्थात मुख्यतः शारीरिक संरचना से संबंधित है। वहीं अगर विकास की बात करें हम, तो विकास व्यक्तित्व के सभी आयामों को दर्शाता है, क्योंकि यह शारीरिक संरचना के साथ साथ कार्यात्मकता भी दर्शाता है। ठीक है। और वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? संकुचित होता है। और विकास का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। तो अभी आपको वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट से क्लियर हो गया होगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, ताकि ये यदि आपके परीक्षा में आए तो आपको इसमें पूर्ण अंक प्राप्त हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है। सबसे पहला है वृद्धि और विकास का सिद्धांत कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है। सभी शिशुओं में विकास एक निश्चित क्रम में दो प्रकार से होता है। मतलब निश्चित क्रम में तो होता ही है, लेकिन दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला है मस्तकाधोमुखी विकास और दूसरा है निकट से दूर दिशा में विकास। ठीक है। तो मस्तकाधोमुखी विकास जो है, इस क्रम में विकास सदैव सिर से शुरू होकर पैर की तरफ होता है। यानी कि जो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मस्तकाधोमुखी, यानी कि इसमें जो विकास होगा वो मस्तक से शुरू होकर पैर की तरफ होगा। तो सर से शुरू होगा और पैर की तरफ। ठीक है। इस प्रकार के विकास को क्या बोलेंगे? मस्तकाधोमुखी विकास। ओके। जिसमें जो विकास है वो
सदैव सिर से शुरू होकर पैर की तरफ होता है, उस विकास को हम मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। ठीक है। इस कारण गर्भावस्था में पहले भ्रूण के, इसमें क्या होता है ना, हाँ, जो ये मस्तकाधोमुखी विकास है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले सिर का विकास होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ होता है। तो सबसे पहले किसका विकास होगा? सिर का। ठीक है। फिर धड़ का, धड़ यानी कि जो बीच का हिस्सा होता है। ठीक है। आखिर में जाके पैरों का होगा। तो पहले किसका होगा? सिर का। फिर सेकंड पे धड़ यानी कि जो बीच का हिस्सा होता है मनुष्य का, उसके बाद पैरों का। ठीक है। तो क्या होता है, इसमें जो ये विकास का जो क्रम है, उसमें पहले सिर से लेकर पैर तक की तरफ विकास होता है, और इस कारण गर्भावस्था में पहले भ्रूण के सिर का, फिर धड़ का तथा आखिर में पैरों का विकास होता है। इसीलिए जन्म के समय नवजात का धड़ उसके सिर के अनुपात में छोटा होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं निकट से दूर दिशा में विकास। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि निकट से दूर दिशा में विकास क्या होता है, कि इस क्रम में शारीरिक विकास शरीर के केंद्रीय भाग से शुरू होकर आगे की ओर होता है। जैसे कि ये जो है, ये केंद्रीय विकास ये हो गया है। इसमें इन्होंने बोला है कि इस क्रम में शारीरिक विकास जो है वो शरीर के केंद्रीय भाग से शुरू होकर आगे की ओर होता है। ठीक है। तो यहाँ से शुरू होकर सबसे पहले हृदय का, ठीक है, फिर पेट का, फिर कंधे का, फिर बाजू का, फिर हाथ का, इस प्रकार से विकास होता है। तो पहले किसका होगा? पहले पेट का होगा, सॉरी, पहले हृदय का होगा, फिर पेट का, फिर कंधे का, फिर बाजू का, और फिर हाथ का विकास होगा। इस कारण बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, और बाद में चलना सीखता है। यानी कि जो जिन बच्चों का निकट से दूर दिशा में विकास होता है, आप अपने आसपास भी ये बात थोड़ा सा देखिएगा कि किन बच्चों का विकास जो है वो मस्तकाधोमुखी विकास है, और किन का निकट से दूर दिशा में विकास है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि निकट से दूर दिशा में जो विकास होता है, इस विकास में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पहले बैठना सीखेगा। ठीक है। पहले वो बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, बैठ के ही वो खड़ा होना सीखेगा, और बाद में वो चलना सीखेगा। ठीक है। तो जिसमें शरीर के केंद्रीय भाग से शुरू होकर आगे की ओर होता है, वो निकट से दूर दिशा में विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत पहले हृदय का वो होगा, फिर पेट का, फिर कंधे, बाजू, और फिर हाथ का। और इस विकास और इसी कारण जो बच्चा होता है पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, और बाद में चलना सीखेगा। तो ये हो गए हैं विकास के एक निश्चित क्रम के 2 प्रकार। ठीक है। अब हम बात करते हैं, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। विकास मनुष्य के जीवन भर तक चलता है, होता रहता है। तो विकास जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज तो हो सकती है, परंतु रुकती नहीं है। यानी कि विकास जो है, कभी उसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी, कभी तेज, लेकिन रुकेगी नहीं। आपने देखा होगा विकास जो है, मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ करने की योग्यताएं अर्जित करता रहता है। और मैंने बताया था आपको कि योग्यताएं अर्जित, किसी कार्य को करने के लिए योग्यताएं अर्जित करना, किसी कार्य को करने के लिए योग्यताएं अर्जित करना विकास कहलाता है। ठीक है। तो इसीलिए कि जो मनुष्य होता है उसका विकास जीवन भर चलता है, कभी वो तेज हो जाएगा तो कभी वो स्लो हो जाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है।
विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है, यानी कि बच्चों में पहले सामान्य योग्यताओं का विकास होता है और फिर धीरे धीरे विशेषताओं का विकास होता है। जैसे कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब जो शिशु होते हैं वो जब आप उनके हाथ में अगर फिंगर देते हो तो पूरा अपने पांचों फिंगर्स का यूज़ करके आपके हाथ को पकड़ लेते हैं, आपके फिंगर को वो पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आयु में वृद्धि होती है, ठीक है, वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है। समझ में आया आपको कि पहले तो वो अपने पहले हाथ का प्रयोग करेगा, यानी कि पहले पूरे अंग का, फिर जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है वो अपने अंगों का, स्पेसिफिक अंग जो होते हैं उनका प्रयोग करना सीख जाता है, क्योंकि छोटी मांसपेशियों का विकास अधिक समय लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, विकास की सभी अवस्थाएं समान होती हैं। ओके, प्रत्येक बालक के लिए विकास की सभी अवस्थाएं का एक जैसा क्रम होता है, यानी कि जो प्रत्येक बालक होते हैं उनके लिए विकास की सभी अवस्थाओं का एक जैसा क्रम होता है। जैसे कि बालक पहले पूर्णावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है से गुजरता है और फिर किशोरावस्था में पदार्पण करता है। तो विकास की सभी अवस्थाएं समान होने से इनका तात्पर्य है कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी सभी अवस्थाएं जो होती है उनका क्रम कैसा होता है, एक जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो पहले भ्रूणावस्था, बालक पहले भ्रूणावस्था में होता है, ठीक है, फिर शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है और फिर बाल्यावस्था से होके गुजरता है, फिर किशोरावस्था में जाता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी बालक शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था में चला जाए, नहीं, उसका जो विकास है वो एक क्रम में होगा। इसके बाद विभिन्न अंगों, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है। शरीर के सभी अंगों के विकास की अपनी अलग अलग गति होती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जैसे कि किशोरावस्था में हाथ पैरों का विकास पूर्ण हो जाता है, यानी जब किशोरावस्था तक आते आते जो बालक होते हैं उनके क्या होता है, उनके हाथों और पैरों का विकास पूरा हो जाता है, ठीक है। जबकि कंधे अधिक देर से विकसित होते हैं, जबकि जो कंधे होते हैं वो अधिक देर से विकसित होते हैं। तो ये हो गया ना, अलग अलग से जो स्पेसिफिक अंग है उनका अलग अपने प्रकार से उनका जो विकास है वो अलग अलग प्रकार से होगा, ठीक है। फिर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि और विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। तो इससे हमारा अभिप्राय है कि वृद्धि एवं विकास की दर प्रारंभिक बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में कुछ कम होती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वृद्धि और विकास की जो दर होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में कुछ कम होती है, जबकि भ्रूणावस्था तथा किशोरावस्था में अधिक होती है, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वृद्धि और विकास के 6 सिद्धांत है। पहला कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। दूसरा, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। और चौथा, विकास की सभी अवस्थाएं समान होती है। पांचवा, विकास अंगों के किस विकास सॉरी विकास जो विभिन्न अंगों के विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद छठा, जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि और विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब हम बात करते हैं विकास के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकास के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो पहला है इसमें शारीरिक विकास। विकास के क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है कि वैज्ञानिक अध्ययन के उद्देश्य से मनुष्य के जीवन काल के दौरान होने वाले विकास को निम्नलिखित आयामों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट
गर्भधारण के समय से लेकर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डियों, मांसपेशियों आदि के बढ़ने को शारीरिक विकास कहते हैं। तो शारीरिक विकास आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें गर्भधारण के समय से लेकर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डियों, मांसपेशियों आदि के बढ़ने को शारीरिक विकास कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, उनमें जब वृद्धि होती है, हमारी मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है, उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें या यूं कहें कि आसान शब्दों में कहें तो शरीर की संरचना तथा अनुपात, साइज एंड प्रपोर्शन में भौतिक परिवर्तनों को शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, शरीर की संरचना और अनुपात में जो भौतिक परिवर्तन होता है उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रियात्मक विकास के बारे में। क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। मांसपेशियों तथा नाड़ियों की परिपक्वता के अनुरूप शिशु द्वारा विभिन्न कार्यों करने की क्षमता अर्जित करने को क्रियात्मक विकास कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता चल ही रहा है कि क्रियात्मक यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अर्जित करना या उसको अर्जित करने को क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, तो और या फिर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण से है। ठीक है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय बेहतर हो जाता है। तो क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण से है। ठीक है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय बेहतर हो जाता है। और क्रियात्मक विकास जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, स्थूल क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है कि शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण से है। यानी कि शरीर में जो बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां होती हैं उसके नियंत्रण से है। ठीक है, जैसे कि कंधे, ठीक है, जांग। आपने देखा होगा ना कि जो मांसपेशियां हैं वो कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण को हम स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कि कंधे, जांग, पेट, उदर आदि आते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्थूल क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप ही हम बैठ सकते हैं, हम झुक सकते हैं, हम चल सकते हैं और अपनी जो अपने हाथ हैं उनको हिला सकते हैं। और हम दूसरे उसके पार्ट की बात करते हैं क्रियात्मक विकास के, जिसमें पहला था स्थूल क्रियात्मक विकास और दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास से अभिप्राय है कि शरीर की छोटी पेशियों पर नियंत्रण से, यानी कि इसमें क्या था, शरीर की बड़ी मांसपेशियां और इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण से है। ठीक है, जैसे कि कलाई, उंगलियां, अंगूठे की जो पेशियां होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप ही हम लिख सकते हैं, हम पुस्तक के पन्ने पलट सकते हैं और सिलाई और बुनाई इत्यादि कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोनों ही ये क्रियात्मक विकास मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यदि हम झुक नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे तो एक तरीके की हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। अगर हम लिख नहीं पाएंगे, अगर हम अपने छोटे छोटे कार्यों को नहीं कर पाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। एक टाइम के लिए ऐसा होगा कि हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ये दोनों ही स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास दोनों ही मनुष्य के लिए ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं संवेदात्मक विकास के बारे में। ठीक है, तो संवेदात्मक विकास होता क्या है, पहले ये जानते हैं। संवेदी क्षमताएं जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद महसूस करना, ये क्या है, ये हमारी संवेदी क्षमताएं है, ये हमारे सेंस है। आपने देखा, आपको पता होगा कि मनुष्य के कुल कितने इंद्रियां होती है, कुल 11 इंद्रियां होती है। ठीक है, तो संवेदी क्षमताएं जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना तथा स्वाद महसूस करने की जो क्षमताओं के विकास को संवेदात्मक विकास कहते हैं। अगर आप कुछ देख पाते हो या आप सुन पाते हो, उसे समझ पाते हो, तो यानी कि आपका जो सुनने की जो क्षमता के जो विकास है, उसको वो एक तरीके से पूर्ण हो गया है, उसे आप क्या बोलोगे, संवेदात्मक विकास। ठीक है, तो देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना तथा स्वाद महसूस करने की जो क्षमताएं होती हैं, क्षमताओं के विकास को संवेदात्मक विकास कहते हैं। जन्म के समय से ही शिशु की संवेदात्मक क्षमताएं पर्याप्त रूप से विकसित होती हैं, जो आयु बढ़ने के साथ साथ और अधिक कुशल और विकसित होती जाती है। उदाहरण से समझते हैं हम इसे, कि जन्म के तुरंत बाद बच्चा अपनी मां के स्पर्श को पहचानने लगता है और मीठे तथा कड़वे स्वाद की प्रक्रिया को वो जान लेता है कि उनमें से कौन सा कड़वा है और कौन सा मीठा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से हमारा तात्पर्य है कि शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सोचने, समझने, याद रखने, समझने या समझदारी जैसी मानव प्रक्रियाओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता में जो गुणात्मक परिवर्तन आते जाते हैं और बच्चा धीरे धीरे जटिल मानसिक क्रियाएं जैसे कि याद रखना, तर्क करना, कल्पना करना इत्यादि भी सीखने लगता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम इसे, कि एक जो शिशु होता है, एक शिशु के सामने से उसका खिलौना, जो खिलौने वाला होता है, वो झुंझुना उठा के अगर ले जाते हैं तो वह उसे भूल जाता है। यानी कि आपने देखा, जब हम शिशु के सामने से अगर कोई उसका खिलौना वाला, उसका खेलने वाला झुंझुना उठा के अगर झुंझुना उठा लिया जाए तो वह उसे भूल जाता है। परंतु 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा अपने खिलौने को ढूंढने लगता है। इसे वस्तु के स्थायित्व प्रत्यय का निर्माण अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास, इससे तात्पर्य है कि अर्थपूर्ण ध्वनियों और वाक्यों का उचित संयोजन ही भाषा संबंधी विकास कहलाता है। ठीक है, भाषा संबंधी विकास को उन परिवर्तनों के रूपों में भी समझाया जा सकता है जिनके कारण शिशु आयु बढ़ने के अनुरूप दूसरों की भाषा समझने और जटिल वाक्यों को बोलने में सक्षम होता है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण ध्वनियों और वाक्यों का उचित संयोजन जो होता है, उचित संयोजन ही भाषा संबंधी विकास। तो अर्थपूर्ण ध्वनियाँ और वाक्यों का उचित संयोजन ही भाषा संबंधी विकास कहलाता है। यानी कि जो अर्थपूर्ण ध्वनियाँ होती हैं और वाक्यों का जो संयोजन ही भाषा संबंधी विकास कहलाता है। ठीक है, हम कहते हैं ना भाषा का विकास, काफ़ी बार क्या होता है, हम कुछ भी बोलते जाते हैं या फिर हम अपने वातावरण में हम कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और केवल हम कुछ ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ ही शब्दों के प्रयोग से अपने पूरे जो दिन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भाषा का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि हम जितने लोगों से बात करेंगे और उनके
हम अपनी बात रखेंगे सामने वाले को और सामने वाला अपनी बात रखेगा हमारा, हम तर्क वितर्क करेंगे, तो इससे हमारी भाषा का भी विकास होगा। इससे हमें और नए शब्दों को सीखने को मिलेगा और अर्थपूर्ण ध्वनियाँ और वाक्यों का उचित संयोजन हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु समाज के नियमों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की चेष्टा करता है। ठीक है, सामाजिक विकास से तात्पर्य ये हो सकता है कि जो शिशु होता है वो समाज के, क्योंकि समाज में कुछ नियम और सामाजिक अपेक्षाएं भी होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, सामाजिक विकास के कारण जो शिशु होता है वो समाज के नियमों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की चेष्टा करता है, सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास के कारण ही व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने, लोगों के साथ संबंधों का निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के योग्य बन पाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भावनात्मक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट। अपनी सुखद या दुखद भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें समाज द्वारा वांछित और अपेक्षित रूप से अर्थात सर्व स्वीकार्य ढंग से अभिव्यक्त करना भावनात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, तो अपनी सुखद या दुखद जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण रखते हुए समाज द्वारा वांछित और अपेक्षित, मतलब समाज क्या चाहता है और क्या वो आपसे अपेक्षा करता है, अपेक्षित रूप से अपनी, मतलब अपनी बात को रखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना भावनात्मक विकास कहलाता है। क्योंकि काफ़ी बारी क्या होगा ना, आजकल अगर हम देखें तो मनुष्य के अंदर भावनात्मक विकास जो है पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, क्योंकि हम काफ़ी सारे ऐसे अवसर होते हैं या समाज में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर हम खुश हैं तो हम बोल लेते हैं, हम बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन अगर हम दुखी है या फिर हम डिप्रेस है तो हम अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते हैं। ठीक है, हम केवल अपने दुख में ही रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें कोई और कार्य भी करना है। और अगर हम खुश हैं तो हम अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपनी जो भावनाएं हैं उस पर नियंत्रण रखना आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना नहीं आता है। ठीक है, भावनात्मक विकास शारीरिक और मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप होने वाला विकास है। ठीक है, बात करते हैं व्यक्तिगत विकास की, पर्सनल डेवलपमेंट। व्यक्तिगत विकास का तात्पर्य स्वयं से है। ठीक है, अर्थात अपने व्यक्तिगत विचारों के विकास से है, कि जो मनुष्य के जो व्यक्तिगत विचार हैं उनके विकासों से, जैसे मैं कौन हूँ, मुझ में कौन कौन से व्यक्तिगत गुण और कौशल हैं, मेरी भविष्य के लिए क्या आकांक्षाएं हैं इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ, ये हो गए हमारे विकास के क्षेत्र। पहला शारीरिक विकास, मतलब कि जो विकास है वो हमारे किन किन क्षेत्रों में होता है, उसके क्या क्या क्षेत्र हैं। तो पहला शारीरिक विकास, दूसरा क्रियात्मक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा संज्ञानात्मक विकास, पांचवा भाषा का विकास, छठा सामाजिक विकास, सातवां भावनात्मक विकास, आठवां व्यक्तिगत विकास। तो अब हम बात करने वाले हैं विकास की जो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, स्टेजेस इन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको ये सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें आप सब देख सकते हैं कि पहली जो ये है अवस्था है, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो शिशु है वो कितने वर्ष का दिख रहा है आपको, जन्म से 0 से ले लेते हैं ना, 0 से 2 वर्ष तक। फिर जो ये है वो आपको कितने ईयर्स की लग रही है, ये आपको 2 से 6 ईयर्स, एंड नेक्स्ट इज 6 to 11 ईयर्स, एंड उसके बाद 11 to 18, सॉरी एक मिस हो गया है,
ये हो जाएगी 6 to 11, उसके बाद ये 11 to 18 एंड ये 11 से 40 ईयर्स तक। ठीक है, तो पहला जो है विकास की अवस्थाएं जो है, उसमें पहली जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। जो इस पिक्चर में आपको पहला बच्चा दिख रहा है, जो ये अवस्था होती है उसे हम कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी अवस्था जो है, उसे कहते हैं हम आरंभिक बाल्यावस्था, जो कितने 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। तो अब दूसरी जो ये दूसरा जो आपको बालक दिख रहा है, तो इस एज में जो बालक होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आरंभिक बाल्यावस्था। उसके बाद बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था की, जिसका समय क्या है 6 से लेकर 11 वर्ष तक। तो यानी कि जो 6 से लेकर 11 वर्ष तक की जो आयु के जो बच्चे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वो किस अवस्था में होंगे, मध्य बाल्यावस्था। फिर बात करते हैं किशोरावस्था। आपको पता है किशोरावस्था जो होती है वो 11 से 18 वर्ष तक की मानी जाती है। 11 या 12, थोड़ा कंफ्यूजन ही हो जाता है बच्चों को कि वो थोड़ा वो हो जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 12 से मानी जाती है, लेकिन 11 से भी हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किशोरावस्था को टीनेज भी कहते हैं। टीनेज यानी कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो किशोरावस्था कब से शुरू होती है, उसका समय क्या है 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। 18 वर्ष से अधिक के जो बालक होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, वो प्रौढ़ावस्था में होते हैं। तो मानव जीवन की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं हैं। पहली है शैशवावस्था, दूसरी आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरी मध्य बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था, 5वीं प्रौढ़ावस्था और 6ठी है वृद्धावस्था, जो कि मैंने यार नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये है मानव जीवन की कुल 6 अवस्थाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर की है, सेकेंड पार्ट मैं जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। नमस्कार।